हमीद बाबा, हमीद बाबा। आया। कहाँ रह गए? खाने का क्या हुआ? खाना तो तैयार है साहब जी। लगाओ जल्दी। आओ सर, आ जाओ। ये है तुम्हारा घर। ये लो साहब जी भी आ गए। हमीद, ये है तुम्हारी मालिका। आज से इस घर में रहेंगी। एक काम करो, गाड़ी में से सामान निकालो इनका और मेरे कमरे में पहुंचाओ। बल्कि सॉरी, तुम काम करो, शमशाद से कह दो, तुम रहने दो। सना, ये है हमीद भाई, इस घर के बाबर जी, बहुत पुराने मुलाजिम हैं हमारे। अच्छा। और मैं हूँ इनका बेटा समीर खान। वैसे बाबा, आपने अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की से शादी कर ली? हाँ बेटा, मैंने सना से आज ही शादी की है। आज से मेरी बीवी है और तुम्हारी माँ। शायद आप भूल रहे हैं कि मेरी माँ मर चुकी है और आज आप इस औरत को इस घर में लाकर आपने मेरी माँ की यादों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। मैं आपसे कहती थी ना, ये एक ना एक दिन किसी राह चलती औरत को लाके हमारे सर पे बिठा देंगे, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। नतीजा देख लिया। यासिन, मुझे किस बात के ताने दिए जा रहे हैं? मेरा जुर्म क्या है? तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने दौलत की लालच में अपने बाप की उम्र के शख्स से शादी कर ली। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ये बात एक लफ्ज भी निकाला ना तो धक्के देके मैं घर से निकाल दूंगा। आपने एक 2 कौड़ी की औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा, अपने बेटे को। अरे आप क्या इस घर से निकालेंगे? मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। चलो नौरीन। हाँ चलो, मेरा वैसे ही दम घुट रहा है यहाँ। अरे समीर बेटा, अरे रुको। अरे साहब जी, रोके इसे। जाने दो। इसके और उसकी बीवी के कुछ ही दिनों में होश ठिकाने आ जाएंगे। आओ सना, मैं कमरा दिखाता हूँ। ठीक है, देख लूँगा फाइल में। अच्छा हाँ, मैंने पेमेंट कर दी है। हाँ फिक्र नहीं करें, कल तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाँ भेज देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए छोटे साहब, आपके लिए गरम गरम चाय, गुड़ वाली, खास आपके लिए बनाई है मैंने। शुक्रिया हमीद बाबा, आपका खुलूस देखकर बाबा जान के दिनों की याद आ जाती है। वरना इस घर में तो कुछ ऐसा बाकी नहीं रहा जिसको इंसान देख के मुझे याद करे। खैर, मैंने इसलिए घर ही छोड़ दिया। हाँ, बदल गया इस घर में सब कुछ। अब इस घर में नाअहल और कमज़ोर लोगों की कोई जगह नहीं है। ये बताओ कैसे आना हुआ? सुना है आपने शादी कर ली, लेकिन आपने मुझे बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बड़े होटल में भी दावत की, ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज़ को भी बुलाया। खैर, एटलीस्ट मुझे एम्प्लॉय की हैसियत से बुला लेते। मैं नहीं चाहता था कि तुम आकर वहाँ कोई तमाशा करो। और जहाँ तक बात है ओहदे की, तो तुम जानते हो कि ये ओहदा और ये तनख्वाह तुम इसके काबिल नहीं हो। वो तो सब कुछ इसलिए तुम्हें दे रखा है कि तुम इस कंपनी के बानी अमीर खान और मेरे भाई हो, वरना तुम्हारी तालीमी काबिलियत तो इस तरह की है कि तुम्हें कोई अपनी कंपनी में चपरासी भर्ती ना करे। भाईजान, आप शायद भूल लें कि मैं इस कंपनी में हिस्सेदार हूँ, और वो आपने नहीं, बाबा जान ने मुझे दिया। सिर्फ 12%, और वो भी मेरे मरहूने मिन्नत। तुम तो अपना सब कुछ गंवा चुके हो जो अब्बा जान ने तुम्हें हमारे हिस्से का दिया था। फैक्ट्री, ज़मीन, सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से। अपनी नाअहली नहीं, आपकी लालच और चालाकी की वजह से। आपने बड़ी होशियारी से वो ज़मीन मुझे दी जो लीजी नहीं थी, और उस कारखाने का मालिक बता दिया जो घाटे में जा रहा है। एक बात बोलो, आपने इंतहाई नीच और घटिया हरकत की। आइंदा अपनी नाकामियों का मलबा मुझ पर डालने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। शमशाद। जी साहब जी। फ़हीम साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ और इन्हें बता दो मुझसे बुलंद आवाज़ में बात करने वाले का इस घर में क्या अंजाम होता है। चल भाई, निकल इधर से। बस एक बात बोल, आपने पस्ती की तमाम हदें पार कर ली। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आऊँगा अपना हिसाब चुकता करने के लिए। अरे छोटे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तैयार है। जाने दो, से भूख नहीं है। समीर कुछ करो, मैं नहीं रह सकती इस जरबे जैसे फ्लैट में। दम घुटता है मेरा यहाँ। तुम अपने पापा से बात क्यों नहीं करते? उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो मेरी नहीं सुनेंगे। उन पर तो सना ने ऐसा जादू कर दिया हो जैसे कोई तावीज़ गोल कर पिला दिया हो। और तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो, मुझे एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई है। जॉब? तुम पागल हो गए हो? वो घर, वो जायदाद सब तुम्हारा है, और उस डायन ने तुम्हारे हक पर डाका मारा है।
जब तक वो मौजूद है हम ऐसे ही घुट घुट के जीते रहेंगे। तुम्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। तुम ठीक कह रही हो। उस औरत को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हे, रुको इधर। कौन हो तुम? अंदर कैसे दाखिल हुए? ये क्या चोरी करके ले जा रहे हो? हाँ शमशाद? नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। अरे मैं तो साहब, ये तो सना बीबी का रिश्तेदार है। अरसलान नाम बताया था शायद जिसने। अरसलान? मगर सना ने कभी नहीं बताया। कौन लगते हो तुम सना के? क्या ताल्लुक है तुम्हारा सना से? क्या हुआ? खैरियत तो है? अरे ये यासिर भाई खामा मुझ पर शक कर रहे हैं। इन्हें बताए ना कि मैं आपका मामूजात कज़न हूँ। बताए ना। हाँ हाँ, ये कज़न है मेरा। मगर तुमने पहले नहीं बताया कभी? मैंने सुबह आपको बताया तो था। अम्मी ने चने की दाल का हलवा बनाया ना आपके लिए, बस वही लेकर आया है। चलो अरसलान तुम जाओ। ओके। यासिर, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, एक बार पूछ तो लेते मुझसे। चलें आप फ्रेश हो जाए, मैं हमीद से खाना लगाऊंगी। बात सुनो, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है कि घर में दोबारा आए तो मुझे ज़रूर बताना। सब बेफिक्र होते हैं, उस पर मेरी नज़र रही। आई एम सॉरी यासिर साहब, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था एक ज़रूरी काम के सिलसिले में, इसी वजह से आपकी कॉल्स और ईमेल का जवाब नहीं दे सका। खैर कहिए, आपने कैसे याद किया? क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? तो वकील साहब, मैंने जो आपसे वसीयत लिखवाई थी उस वक्त हालात कुछ और थे, मगर अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि मैंने सना से शादी कर ली। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि वसीयत में कुछ तब्दीली हो जाए। मगर ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की? अरे समीर, आप? ये मेरा भी घर है और मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा रुकिए ना, मैं बात करती हूँ। अरे समीर, कैसे हो? नौरीन नहीं आई साथ? वो भी आएगी बहुत जल्द, मगर इस सबसे पहले मुझे तुम्हें इस घर से निकलवाना होगा। अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। अब तुम्हारा मेरी जिंदगी और मेरी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, समझे? शायद आप भूल रहे कि कानूनी और शरई हिस्से से आप मुझे अपनी जायदाद से आग नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम जान जाओगे। मैं ये वसीयत तब्दील करवा रहा हूँ, इसके बाद तुम फूटी कौड़ी को तरसोगे। अरे रोड पर भीख मांगोगे। दफा हो जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम भी नहीं बचोगी, नहीं बचोगी तुम। यासिर साहब, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। खैरिए वकील साहब, मैं आपसे कुछ वसीयत के बारे में बात करना चाहती हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीद व फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यासिर, यासिर उठे ना, कितनी सुबह हो गई है, नाश्ता कर लें। यासिर, 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 यासिर उठे ना यासिर। जमशेद, हमीद, जमशेद, हमीद जल्दी आओ। जमशेद, यासिर, यासिर। क्या हुआ बीबी जी? मैं कब से यासिर को उठा रही हूँ, उठ नहीं रही। बीबी जी आप हौसला रखें, कुछ नहीं होगा साहब जी को। शमशाद जरा देखो क्या हुआ साहब जी को। साहब जी दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये क्या? अरे क्या पागल हो गया तू? ये क्या बक रहा है? यासिर उठे, ये क्या? अरे यासिर, 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 समीर बाबा, समीर बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे।
अरे इनके होंठ ढीले पड़े, किसी ने इनको जहर दिया है। आप जल्दी से आ जाए। इंस्पेक्टर साहब, इसी औरत ने जहर दिया मेरे बाप को। कातिल है ये, कातिल। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि उनकी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने आशना से शादी कर सको। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा मेरे बाप को, क्योंकि उस रोज उस कमरे में सिर्फ यही मौजूद थी। बकवास बंद करो अपनी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी जायदाद से, और ना ही मैं उनकी जान की दर पे थी। ये तो तुम थे जो कत्ल करना चाहते थे। एक दूसरे पर इल्जामात लगाना बंद करें। ये कत्ल की संगीन वारदात है। यासिर खान को जहर दे के कत्ल किया गया है। सना साहबा, आप तो रात उनके साथ थीं। रात के किसी पहर उन्होंने तकलीफ का या दर्द का इज़हार किया था आपसे? दरअसल वो देर तक किताबें पढ़ने के आदी थे। 11:30 बजे तक तो नीचे ही थे। मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी और मैं दवा लेके अपने कमरे में सोने चली गई थी। वो कब आए मुझे नहीं पता। मैं तब तक सो चुकी थी और जब सुबह उठी तो। ये बताएं, आप किस चीज़ की मेडिसिन लेती हैं? कुछ हफ्तों से ज़हनी दबाव का शिकार हो रही थी, डिप्रेशन की। ये बताएं, आखिरी बार उन्हें किसने देखा था और उन्होंने रात को खाना क्या खाया था? मैंने ही देखा था और 10:30 बजे वो नीचे ही थे। और रही बात खाने की, तो वो तो हमीद बाबा ही देते थे, परहेजी खाना खाते थे। साहब, अगर जहर खाने में दिया गया ना तो ज़रूर मुलाजिम ने दिया होगा, इसलिए खाने के सैंपल और बर्तन तहवील में ले लेते। इंस्पेक्टर साहब, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमीद खान हमारे ख़ानदानी मुलाजिम हैं। समीर साहब, ख़ानदानी मुलाजमीन के हाथों मालकान के कत्ल के मैं कई केस देख चुका हूँ। हाँ हाँ, खाना हमीद बाबा ने दिया था। यासिर सुबह इसको किसी बात पर डांट भी रहे थे और बेइज्जत भी किया था, इसी ने इंतकाम लिया था। बीबी जी, ये आप क्या कह रही हैं? साहब जी को तो मैं अपना बड़ा भाई समझता था और मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जुर्म की दुनिया में भाई को कसाई बनते हुए देर नहीं लगती। ये बताओ कि तुमने जहर क्यों दिया साहब को? बताओ जल्दी। एक मिनट साहब, एक मिनट, याद आया मुझे। साहब का खाना हमेशा की तरह हमीद बाबा ने बनाया था, लेकिन खाना सना बीबी ने जाके दिया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हमीद बाबा, लाए मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आप रहने दें, मैं ले जाता हूँ। साहब जी नाराज़ हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे नाराज़। ऐसा करें, आप उनके लिए चाय बना लें और खुद भी दवा खा लें। ये मैं ले जाती हूँ। ओके? बकवास बंद करो, ये सारा सब झूठ है। सना बीबी, हो सकता है हमीद बाबा सदमे की वजह से यादाश्त खो बैठे हों, लेकिन मुझे साहब खूब अच्छी तरह याद है। खाना आप ही लेके गई थी, मैंने आपको खुद देखा है। हाँ हाँ, मुझे याद आया, खाना मैं लेके गई थी, मगर मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? और मेरे पास जहर कहाँ से आया? हो सकता है अरसलान आपको देके गया। अब कल इनका एक रिश्तेदार अरसलान, वो आया था इनसे मिलने, और उसने एक शॉपर भी ला के इसको दिया था। जरूर उस शॉपर में जहर होगा। पागल हो गए हो क्या? हाँ, उसमें चने की दाल का हलवा था। बंद करो ये बहाने। इंस्पेक्टर साहब, ये इंतहाई लालची और मतलबी औरत है। पहले इसने साजिश करके मुझे इस घर से निकलवाया, फिर इसने मेरे बाप को कत्ल किया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर ले इसे, गिरफ्तार कर ले। चलो बीबी, चलो बीबी, आ जाओ हमारे साथ, चलो आ जाएं। मैडम, 4 नवंबर की सुबह यासिर खान वल्द अमीर खान अपने बेडरूम में मुर्दा पाया गया। उसके नाखून और होंठ नीले पड़ चुके थे। हमें शक गुजरा कि ये पॉइजन का केस है। बाद अदा जब रिपोर्ट और शवाहिद मिले तो ये कंफर्म हो गया। मकतूल के मैदे से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन वजह मौत पोस्टमार्टम के मुताबिक आर्सेनिक जहर है। हमने कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूल की बेगम सना को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुलजिमा के खिलाफ आपके पास क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर आपने उसे गिरफ्तार किया है? मैडम, मकतूल ने जो आखिरी खाना खाया वो मुलजिमा सना ने उसको दिया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत रात 1 बजे हुई, और जिस वक्त उसकी मौत हुई वो अपने बेडरूम में था, और उस वक्त
उसके बेडरूम में सना के अलावा और कोई मौजूद नहीं है। तो क्या वो जो उस रात का बचा हुआ खाना था, उस खाने के सैंपल्स में कोई जहर के शवाहिद मिले, या जिन बर्तनों में खाना खाया गया था उनमें से जहर के ट्रेसेस मिले? मैडम अभी तक तो रिपोर्ट नेगेटिव है, बर्तन और खाने से कोई भी जहर के ट्रेसेस नहीं मिले। मुलजिमा के खिलाफ अभी तक क्या शवाहिद हैं? क्या उसके पास से कोई जहर की शीशी बरामद हुई? किसी ने उसको जहर डालते हुए देखा? नहीं मैडम, पुलिस के पहुंचने से पहले मुलजिमा ने तमाम शवाहिद मिटा दिए थे और उसके बाद शोर मचाकर मुलाजमीन को मुतला किया। बिल्कुल मैडम, मकतूल की मौत सना के सामने वाक़ई हुई। जब आर्सेनिक का असर ज़ाहिर होने लगा होगा तो मकतूल ने मदद मांगी होगी। सना चाहती तो इसको बचा सकती थी, लेकिन ना उसे हॉस्पिटल लेके गई, ना उसे बचाया, बस वहीं मरने दिया। हाँ, लेकिन अभी ये सिर्फ मफरूज़ा है ना, कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास। इतनी जल्दबाजी में नतीजे नहीं निकाल लेने चाहिए। मैं आपकी बेसिक रिपोर्ट देख रही थी, इसमें ये मुलजिमा की स्टेटमेंट लगी हुई है। वो तो कह रही है कि उस रोज़ स्लीपिंग पिल्स उसने भी खाई थी, उसके हस्बैंड के साथ साथ दोनों ने स्लीपिंग पिल्स खाई हुई थी। मैडम मुलजिमा झूठ बोल रही है, उसके पास कत्ल का वाज़ेह मुहरिक है। मकतूल के बेटे समीर ने बताया था कि सना ने उसके बाप को वसीयत चेंज करने पर कायल कर लिया था ताकि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले, और जब ये मरहला तय हो गया तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया। इस वसीयत की कॉपी है आपके पास? मैडम मकतूल के जितने भी कानूनी मामलात हैं वो सीनियर वकील शहाब अली देख रहे हैं और वो अभी मुल्क से बाहर है। अच्छा चलो, वो वापस आते हैं तो मेरी उनसे बात करवाएं, ये वसीयत की कॉपी भी उनसे निकलवाएं। और दूसरा, जाए वक़ुआ पर एक मरतबा फिर जाके जायज़ा लें, डिटेल में उस घर का एक्सेस कहाँ कहाँ से है, कौन अंदर आ सकता था, और दूसरा उस घर में कौन कौन रहता है। मैडम मकतूल और मुलजिमा के अलावा वहाँ 2 मुलाजमीन भी रहते हैं और कुछ अर्से पहले उसका बेटा और बहू भी वहीं रहते थे, लेकिन जब बाप ने दूसरी शादी कर ली तो उन्हें बेदखल कर दिया। हाँ, उसका एक भाई फ़हीम भी है, लेकिन वो कराची में नहीं है, लेकिन वो आज शाम तक आ जाएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। भाईजान का सुन के बहुत दुख हुआ। मेरे लिए वो बाप का दर्जा रखते थे। ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर यतीम हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अब उनका कारोबार कौन संभाले। उनका कारोबार संभालने के लिए उनका वारिस मौजूद है, आपको टस्से बहाने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे से पता है आपको कितनी मोहब्बत थी उनसे। समीर, तुम चलता क्यों नहीं करते इन्हें? और 40वें के बाद कंपनी का नाम फौरन तब्दील कर देना। खुशबू फैक्ट्री कोई नाम हुआ? लगता है अगरबत्तियों का कारखाना है। खुशबू मेरी माँ का नाम था। मेरे जीते जी इस कंपनी का नाम कोई नहीं बदल सकता। 12% शेयर पर इतना भरम? अरे प्यारे चचा जान, आप एक बात अच्छी तरह से समझिए कि अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ और वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। बेहतर आपके लिए यही है कि आप एक मामूली मुलाजिम बनकर रहें, वरना सड़क पे भीख मांगते नजर आएंगे। आप जैसे कामचोर को कौन नौकरी देगा? अब बैठे क्या हैं, आइंदा नजर मत आइएगा इधर। चलता करो इन्हें समीर। शहाब साहब, मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। आपसे यासिर मर्डर केस में कुछ ताउन की ज़रूरत है। जी ज़रूर आमना कबीर साहिबा। यासिर खान से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ था और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अगर इस मर्डर केस के सिलसिले में आपकी कुछ मदद कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। असल में अभी तक जितनी पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश की है उससे यही मालूम हो रहा है कि इस कत्ल का मुहरिक लालच है और पुलिस को मकतूल की बेवा पर शक है। मकतूल के बेटे ने हमें बताया है कि उनकी सुतेली वालिदा ने उनके वालिद से वसीयत में कुछ अपने हक में तब्दीलियां करवाई थी और जब प्रॉपर्टी में उनको कुछ हक मिल गया तो उन्होंने उनके वालिद को कत्ल कर दिया।
अब आपसे ये जानना चाह रहे थे कि वसीयत में किस तरह से चेंजेस की गई थी, क्या मकतूल की बीवी वाकई में इस वसीयत में असरअंदाज भी थी? देखिए मैं सामना, समीर और पुलिस दोनों ही गलत फहमी का शिकार है। यासिर खान ने वसीयत सना के कहने पे तब्दील नहीं की, बल्कि सना तो इस वसीयत की तब्दीली में सबसे बड़ी रुकावट थी। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए दरअसल उस रोज़ जब मैं उनके घर गया तो तुम चाहती हो तो मैं समीर को आग करने के बजाय वापस इस घर में ले आऊँ, इसके बावजूद कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझसे बगावत की। मेरी खातिर उसे माफ़ कर दीजिए, वो आपका बेटा है। अगर आप उसे सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? अगर सना उसने तुम्हें जो कुछ कहा, वो बच्चा है, ना समझ है तो आपका बेटा ही ना, उससे उसका हक मत छीने। मुझे आपकी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ वकील साहब आप ही समझाइए। यासिर साहब, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा ख्याल है कि इस मामले में ज़्यादा जज्बात से काम लेना ठीक नहीं है। देखिए मैं एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यूरोप जा रहा हूँ, 2 हफ्ते तक लौट आऊँगा। मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे फिर हम तफसील से बात करेंगे, ठीक है? अब इजाज़त। थैंक यू। समीर ने जो इल्ज़ामात सना पे लगाए हैं वो दरअसल लाइल्मी की वजह से लगाए। समीर को तो इस बात की खबर ही नहीं है मैं सामना के वसीयत की तब्दीली यासिर खान ने सना के ही कहने की वजह से नहीं की थी। मगर ये भी तो मुमकिन है कि उसे इस बात का इल्म हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मैं आपसे राब्ते में रहूँगी, शायद दोबारा आपके ताउन की ज़रूरत पड़े। बहुत शुक्रिया शहाब साहब, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत बेहतर। शहरयार, ये जो मकतूल का बेटा है इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? ज़रा इसकी बैकग्राउंड चेक करवाओ और इसके जो सेलफ़ोन रिकॉर्ड्स हैं ज़रा वो भी निकलवाओ और देखो कि वारदात वाले रोज़ ये फ़ोन पर किस किस से राब्ते में था, किन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये शक के दायरे में आ रहा है। ठीक है। देखिए आप समीर के बारे में मुझसे ना पूछे तो बेहतर है। वो सिर्फ नाअहल नहीं बल्कि एहसान फरामोश और धोखेबाज इंसान है। जब उसके बाप ने उसको घर से निकाला था ना तो वो मेरे पास रोता हुआ आया। मैंने उसको फ्लैट रेंट पे रह के दिया, अपने दोस्त की केमिकल कंपनी में उसको जॉब लगवा के दी, लेकिन आज वो सब कुछ भूल चुका है। उसकी गर्दन में सरिया आ गया है, पैसा जो एकदम से आ गया उसके पास। केमिकल कंपनी गोया उसे केमिकल के इस्तेमाल और उसके असरात के बारे में बाखूबी इल्म है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, 3-4 महीने से जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ तो जानता होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वो इंतहाई बदतमीज़ इंसान है और उसकी गैदरिंग अजीब से लोगों की। हो सकता है कि कत्ल उसने किया हो और सारा इल्ज़ाम सना पे लगा दिया। अब आपको ये लगता है कि सना बेगुनाह है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता। देखिए वो इंतहाई होशियार इंसान है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस घर की चाबियां समीर के पास भी हुआ करती हैं। हो सकता है वो रात के किसी पहर में घर में गया हो और कत्ल उसने कर दिया। आपकी तखय्युल को भी दाद देनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, कत्ल वाले रोज़ आप कहाँ थे? मैं बिजनेस टूर में कोयटा गया हुआ। जब तक मेरी वापसी हुई तो भाईजान की तदफीन हो चुकी थी और मैं ये 100% जानता हूँ कि ये इसने जानबूझकर किया होगा ताकि मेरी तस्दीक कर सके। आप मेरी बात का यकीन रखें, समीर किसी हद तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बता सब कुछ, सबको जो पूछ रहे हैं बोल। जल्दी बोल। सर छोटी मोटी चोरियां कौन नहीं करता सर, लेकिन सर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। बेगुनाह है तू? उस रोज घर में 4 अफराद थे, एक मर चुका है, बाकी तुम 3 थे। तुम 3 में से किसी ने एक ने जहर दिया है। अगर सना बोलती है मैं बेगुनाह हूँ तो फिर ये हरकत तूने की है। नहीं सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ सर ना तो मैं खाना बनाता हूँ सर, ना मैं चाय बनाता हूँ सर, मैंने तो कभी उनको पानी तक नहीं पिलाया सर। पानी नहीं दिया बल्कि सीधा सीधा जहर दे दिया तूने। समीर के कहने पर किया ना ये सब कुछ, हमें सब पता है। तू उसके साथ मुसलसल राब्ते में था। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी 3 बार तेरे साथ उसका टेलीफोनिंग राब्ता हुआ है। बोल। और यही नहीं, उसने तेरे अकाउंट में 25,000 रुपया भी ट्रांसफर की है। 25,000? हाँ सर 25,000 भेजे थे, लेकिन सर मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने समीर बाबा की मिन्नत की थी
कि मुझे पैसे चाहिए तो उन्होंने मेरे अकाउंट में डाले थे पैसे सर। सर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूँ सर, कसम से सर। समद खान सर, ये ऐसे नहीं सच उगलेगा, फिर जरा अपना तरीका तो अख्तियार करो। सर आप जाएं, देखें अभी इसको मैं कैसे वकील साहिबा, मैं पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। बड़ी मुश्किल से बेल हुई है, प्लीज़ मैं कुछ और मदद नहीं कर सकती। देखिए सना, मैं जानती हूँ कि आप किस तकलीफ से गुजर रही होंगी, लेकिन हमें असल मुल्जिम तक पहुँचने के लिए आपकी मदद दरकार है। शुक्र है किसी को तो मेरी बेगुनाही पे यकीन आया। मैं तो थक चुकी थी। पहले भी मुझे यासिर की दौलत पे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और अब तो नफरत सी हो गई ऐसी दौलत से जो अपनों को अपने को दुश्मन कर दे। खैर पूछें, क्या पूछना चाहती हैं? देखिए, हमें इस केस से जुड़े 2 लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड से एक हिंट मिली है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस रोज़ यासिर खान का कत्ल हुआ, क्या उन दोनों मुलाजमीन के अलावा भी घर में कोई तीसरा शख्स मौजूद था? मौजूदगी? रात के किसी पहर शीशा टूटने की आवाज़ तो आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई है। इससे पहले मैं उस पर गौर करती हूँ, मुझे नींद आ गई। छत पर? मकान की छत पर क्या है? कुछ खास नहीं, बस एक कमरा है जिसमें कबाड़ रखा हुआ है और उसके ऊपर एक टंकी है, बस। कमरा। अच्छा सना साहिबा, मैं आपका बयान पढ़ रही थी। आपके मुताबिक एक रोज़ कबल मकतूल की अपने मुलाजिम हमीद के साथ तल्ख कलामी हुई थी। क्या आपको इस झगड़े की वजूहात मालूम है? नहीं, इतना नहीं जानती। वो उस दिन शदीद गुस्से में थे और बाद में हमीद को कॉल करके बहुत रो भी रहे थे। मैं दिलासा देना चाहती थी मगर चुप रही। न जाने क्या मामला होगा। झगड़ा और फिर एक फ़ोन कॉल। अच्छा ये बताइए कि उस रोज़ डिनर के बाद यासिर ने कुछ खाया था? कोई फल, कोई डिज़र्ट या कोई कॉफ़ी वगैरह पी हो? वो खाने के बाद चाय ज़रूर पीते थे। उस दिन भी पी होगी। हाँ, याद आया, हमीद को कहा था चाय बनाने का। मगर इस बात से कत्ल का क्या ताल्लुक? सना साहिबा, मुझे यकीन है कि हमीद की उन फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स और छत पर जो टूटा हुआ चाय का कप मिला था ना, उससे ये ताल्लुक खुद ब खुद कायम हो जाएगा। छत पे टूटने वाला कप? मैं कुछ समझी नहीं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। मुल्जिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ऐसी कोई ना कोई भूल ज़रूर कर देता है जिससे वो कानून की गिरफ्त में आ जाए, और तुमने भी वही किया। सबूत मिटाने के लिए रात की तारीखी में तुमने वो कप तो ज़रूर तोड़ दिया, लेकिन उसकी किरचियाँ स्टोर से उठाना भूल गए, और अब वो किरचियाँ हमारे पास हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया है कि उसी कप में यासिर खान को जहर दिया गया है, और उस कप पर मकतूल के अलावा तुम्हारी उंगलियों के निशान आते हैं। अब मजीद बहाने की गुंजाइश कोई नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये तो सिर्फ एक मोहरा है। असल मास्टरमाइंड शख्स तो कोई और है, जो इसको फ़ोन पे हिदायत देता रहा और सारा खेल दूर से बैठा हुआ देखता रहा। उस हिदायतकार को भी गिरफ्तार कर लिया हमने। समद खान, लेके आओ। हाँ, ये है वो शख्स जो पैसों की लालच में और इंतकाम की आग में इतना अंधा हो गया था कि इसने अपने भाई का ही कत्ल करवा दिया, और कत्ल कराने के लिए इसने
वो मुलाजिम का इंतखाब किया जो इनका ख़ानदानी था और जिस पे यासिर खान को अंधा भरोसा था। साहब, मैंने बड़ी मजबूरी में ये कदम उठाया। मैं बहुत मजबूर था साहब। गांव में मेरी बेटी बीमार थी साहब। मैं छोटे साहब की दी हुई लालच में आ गया था। इन्होंने मुझे पैसों की लालच दी थी। मैं मजबूर था साहब, मैं मजबूर था। मुझे माफ कर दे। अफसोस, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम यासिर खान से मांग लेते। मैंने मांगे थे साहब, बड़े साहब से मैंने पैसे मांगे थे, मगर उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे झिड़क दिया। अरे उन्होंने तो इतना भी नहीं सोचा कि मैंने सारी उम्र उनके खानदान की खिदमत की है। मैं क्या करता? फिर मैंने छोटे साहब से राब्ता किया। और उसके बाद ये मेरे जाल में फंसता चला। यासिर मेरा बड़ा भाई ज़रूर था, लेकिन हकीकत में दुश्मन से भी बदतर था। उसने मेरे साथ बहुत धोखे किए। मेरे दिल में बहुत अरसे से इंतकाम की चिंगारियाँ चल रही। जब उसने दूसरी शादी की और अपनी औलाद को कारोबार से बेदखल किया तो मेरी तमाम ख्वाहिशात की उम्मीदें जाग गई। मुझे लगा कि मैं अब वो मंजिल पालूंगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन यासिर के मरने के बाद तुम्हें क्या मिलता? उसका पैसा या तो उसके बेटे को मिलना था या फिर उसकी बेवा को। कंपनी, वो कंपनी मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता। उन्हें एक ना एक दिन उस कंपनी को चलाने के लिए मुझसे मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि समीर इंतहाई निकम्मा लड़का था। उसके बस का काम नहीं था इस कंपनी को चलाना। बस जिस दिन वो मुझे याद करते मैं उस कंपनी पर काबिज हो जाता। लेकिन ये जब सच होता उससे पहले आमना कबीर को तुम्हारे और हमीद के फ़ोन रिकॉर्ड से ऐसा लिंक मिल गया कि तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और पुलिस तुम तक पहुंच गई। अब सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना। वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सना का अपने शौहर यासिर खान के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। दर हकीकत मकतूल यासिर खान के कत्ल के पीछे उसके छोटे भाई फ़हीम का हाथ था, जिसने ख़ानदानी मुलाजिम वहीद के साथ मिलकर ये जुर्म अंजाम दिया। लिहाजा ये अदालत सना को इस केस से बाइज्जत बरी करते हुए मकतूल यासिर के भाई फ़हीम और मुलाजिम हमीद को ज़ेर दफ़ा 302/34 के तहत दोनों मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।